अमेजिंग न्यू इंटरव्यू पॉडकास्ट विद यंग चार्मिंग आईपीएस ऑफिसर जो कि हैं 2017 बैच से नवनीत सर। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। हम सर से काफ़ी सारे लाइफ लेसन जानेंगे इनकी जर्नी से रिलेटेड और यूपीएससी जर्नी में क्या क्या स्ट्रगल्स आए सर की लाइफ में या स्कूल लाइफ से सर किस तरीके के स्टूडेंट थे और क्या टर्निंग पॉइंट्स आए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो पूरा सेशन ध्यान से देखना स्टार्टिंग पॉइंट एंड क्या क्या बातें आपको सीखने को मिली कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन रहेगा मेरा कि यू आर आईपीएस ऑफिसर, तो एक ऑफिसर को देख के हमें लगता है कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होंगे अपने टाइम में स्कूल लाइफ में, तो क्या आप स्टार्टिंग से बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट थे? देखिए एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। मैं बेसिकली मेरी जो फैमिली थी, मेरी फैमिली में मेरे पापा रेलवे में एक क्लास 3 एम्प्लॉय थे, मेरी मदर हाउसवाइफ थी और हमारे पूरे ही ख़ानदान में कोई ऑफिसर था ही नहीं। तो दूर दूर तक हमारे पूरे ख़ानदान में कोई ऑफिसर था नहीं। तो मैं बहुत एक एवरेज परिवार से बिलोंग करता था। जो आप जो कह रहे हैं कि आप पहले से ब्रिलियंट थे, तो ऐसा नहीं था। 6th स्टैंडर्ड में मैंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में एडमिशन लिया था एंड देन उस स्कूल में मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरी परसेंटेज नॉर्मली 60% के आसपास आया करती थी और मेरा जो रैंकिंग थी क्लास में तो 15 से ऊपर मेरी रैंक हुआ करती थी। तो आई वॉज जस्ट लाइक ए नॉर्मल स्टूडेंट। 10th स्टैंडर्ड में जब मैंने मेरे पापा से रिक्वेस्ट की कि पापा मेरे को आईआईटी की तैयारी करनी है, आप मेरे को सैनिक स्कूल से बाहर अगर एडमिशन दिला सकते हैं तो आईआईटी की मैं तैयारी कर लूँगा। उस समय मेरे को पापा ने एक चैलेंज दिया। पापा बोले कि 80% बना के दिखाओ और आपको मैं सैनिक स्कूल से बाहर एडमिशन दिखा दूंगा। उस साल मैंने मेरी लाइफ में उतनी पढ़ाई कभी नहीं की होगी जितनी मैंने उस साल पढ़ाई की थी। तो मेरे स्कूल में मेरे को मेरे सभी दोस्त 16 घंटे करके निकनेम बोलने लग गए थे कि इतना ये लड़का पढ़ाई करता है। तो बट उस समय मैं बहुत पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम दिया, 10th बोर्ड था, एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया तो उस समय अपना ये इतना इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं हुआ करता था, साइबर कैफ़े जाना पड़ता था। 2005 की बात है। तो साइबर कैफ़े में जाके देखा तो परसेंटेज उस समय मैंने सिक्योर की 86.40। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ कि पापा का जो चैलेंज था वो मैंने बहुत अच्छे से पूरा कर दिया है। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 9th स्टैंडर्ड तक एवरेज स्टूडेंट था, तो कभी भी क्लास में टॉपर आना ये सब मतलब इट वॉज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। तो फिर मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्कूल में पूछा टीचर से कि इस बार टॉप किसने किया है। तो देन उन्होंने सभी बच्चों का रिजल्ट देखा, फाइनली दे टोल्ड कि टॉप आपने किया है। एंड आई वाज लाइक कि मतलब एक पापा का जो वो पुश था, एक पापा का जो चैलेंज था, उसको पाने के लिए मैंने वो चैलेंज भी पूरा किया, साथ ही साथ मैंने टॉप भी कर लिया। तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था और उस दिन से लेके आज तक फिर मैंने पीछे देखा नहीं। तो मैं सबको, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी में वो एक टैलेंटेड इंसान छुपा हुआ है। इट्स जस्ट कि आप उसको कब तराशते हैं, आप उसको कब नर्चर करते हैं। तो मेरे लिए वो 10th स्टैंडर्ड आज भी टिल डे मेरे को वो हेल्प करता है। जहाँ पे भी मैं अप्स एंड डाउन्स फील करता हूँ, जहाँ भी डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, तो मैं वो 10th स्टैंडर्ड याद करता हूँ कि यार उस दिन मैंने कर लिया था, तो आज भी मैं वो चीज़ कर लेता हूँ। 10th स्टैंडर्ड टॉप करने के बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। एंड आयरनी ये है कि मैंने सैनिक स्कूल छोड़ा भी नहीं। फिर मैंने पापा को बोला, पापा नहीं मेरे को यहीं पढ़ना है। तो 11th ऑल्सो आई स्टडीड देयर। 11th भी मैंने टॉप किया, 12th भी मैंने टॉप किया एंड देन विदाउट एनी कोचिंग मैंने आईआईटी रुड़की में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एडमिशन हो गया था। और अगले 4 साल फिर मैंने आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। तो ये मेरी आईआईटी तक की जर्नी थी। तो सर एक कॉन्सेप्ट जो हम हर एक ऑफिसर से रिलेट करते हैं और वो लोग भी रिलेट करते हैं, ये जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है ये क्यों आते सिविल सर्विसेज में? नहीं, ऐसा इंजीनियरिंग का उसका कोई रिलेशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं सैनिक स्कूल स्टूडेंट था। तो 6 से लेके 12th तक जो काइंड ऑफ सेटअप मेरे स्कूल में हुआ करता था कि मॉर्निंग 4:30 वी यूज्ड टू वेक अप, हमें पीटी करने जाना होता था, हमारे लिए स्पोर्ट्स कंपलसरी होता था, शाम को पढ़ाई कंपलसरी होता था और रात को 10 बजे सो जाना होता था। एवरीथिंग वाज स्ट्रीमलाइन। तो वो एक जो डिसिप्लिन है, एक आर्मी वाली जो फीलिंग है सैनिक स्कूल में, मेरे को 6th स्टैंडर्ड से ही मेरे अंदर भर दी गई थी। तो मेरे पापा मम्मी मेरे को बहुत कहा करते थे कि बेटा आईएएस आईपीएस की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो। तो मेरे पापा, मैंने जैसे आपको बताया कि वॉज जस्ट क्लास 3 एम्प्लॉय, बट जितनी उनकी एजुकेशन थी, जितनी उनकी अवेयरनेस थी, वो मेरे को कोशिश करा करते कि बेटा आप ऑफिसर बनो। बट आई वॉज लाइक कि मुझे नहीं बनना है। तो अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद पापा मम्मी 4th ईयर में बोले मेरे को कि आप अपना
यूपीएससी की तैयारी करो, बट जितना वो मेरे को बोलते थे उतना मैं उस चीज़ की नफरत करता था कि अब तो मैं नहीं करूँगा। और उसी जिद के कारण आईआईटी रुड़की के बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने ज्वाइन कर लिया हैदराबाद में। 1 साल वहाँ काम किया। वो 1 साल मेरे लिए इतना अलग था कि देन ग्रेजुअली आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये जगह मेरे लिए नहीं बनी है। और पापा जो शायद मेरे को कह रहे थे वो सही कह रहे थे। सैनिक स्कूल के जीन्स ऑलरेडी मेरे शरीर में थे, तो देशभक्ति और वो, एंड देन आई वॉज इन ए यूएस फर्म, तो यूएस की कंपनी में मैं था, तो मेरे को ये एहसास होता था कि यार मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इसका करके मेरे देश को क्या बेनिफिट मिल रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में आने लग गए। एंड देन 1 साल के बाद आई विल नॉट exaggerate it, but when I resigned my software sector job, तो मेरे मैनेजर ने बोला यार आप तो IITian हो, अच्छी खासी आपकी पैकेज है, आप आज यहाँ हो, आपका सैलरी और बढ़ेगी, आप और आगे जाओगे, तो फिर भी आप क्यों छोड़ना चाहते हो। आई विल नॉट exaggerate it, आई विल say verbatim कि जो भी मैंने उनको बोला था। आई सेड कि सर आई डोंट वांट टू वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, आई वांट टू वर्क फॉर माई कंट्री, आई वांट टू सी द चेंज in my country. So right now whatever I am doing, it's not helping my country, it's helping another nations which I don't want. Yes. तो then उन्होंने फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, वो लेके आप जाओ। एंड देन उस तरीके से 2013 में मैंने हैदराबाद की वो जॉब छोड़ के मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली आ गया प्रिपरेशन के लिए। हाँ, और दिल्ली आने के बाद ऑब्वियसली वहाँ पे जोश में डायलॉग तो मार के आ गया मैं, बट दिल्ली आके लाइफ बिल्कुल अलग थी। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, लाखों लोग थे, सबका एग्ज़ाम का एम यही था, सबको यूपीएससी में सेलेक्ट होना था। तो फिर डर लाजमी है कि डर लगना स्टार्ट हो गया था कि यार आ तो गए हैं बट करेंगे कैसे। और जैसे मैंने आपको मेरा फैमिली बैकग्राउंड बताया कि मेरे पूरे खानदान में डायरेक्ट ऑफिसर तो है ही नहीं, बट इनडायरेक्ट जो प्रमोटेड ऑफिसर होते हैं वो भी मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं था। तो ये क्या है कि अ पर्सन वेयर आई कैन लुक अप टू, कि मेरे को वैसा बनना है, ऐसा हमारे परिवार में कोई नहीं था जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक बहुत ही अच्छे पद पे हो, ऐसा कोई नहीं था। उस बैकग्राउंड से आपको ये चूज़ करना कि इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम को आपको फाइट करना है, तो दैट वाज ऑब्वियसली वेरी टफ डिसीजन। बट एक चीज़ मेरे में हमेशा रही है कि जो मेरा एक सेल्फ डिसिप्लिन है, जो कि सैनिक स्कूल से सीखा था, सेल्फ मोटिवेशन है, दैट सेल मी थ्रू। मैं छोड़ के आ गया था बट आई वॉज कॉन्फिडेंट फ्रॉम विद इन कि मेरे को करना तो यही है। तो ये वहाँ तक की जर्नी है मेरी कि कैसे मैं यूपीएससी का सोचने पे हाँ, क्या मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो सर आपने लाइक सोच लिया, आप कमिटमेंट करके आ गए दिल्ली, तैयारी कर ली। जब आप आए ऑब्वियसली कोई भी काफी हम ऑफिसर से बातें करते हैं, दिल्ली आने के बाद जब आपने बताया कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट को देख के एक घबराहट, एक हेजिटेशन आ जाता है मन में, और सेल्फ डाउट भी होने लगता है कि इस भीड़ में से मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, तो वो कैसे धीरे धीरे आपने क्लियर किया। देखिए यूपीएससी का जैसे हम सोचते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, मेरा एक सजेशन सभी एस्पायरेंट्स को ये रहेगा कि बी प्रैक्टिकल। इस एग्ज़ाम को 12 लाख से ऊपर बच्चे देते हैं, उस 12 लाख से ऊपर बच्चों में आपको टॉप 1000 में आना है आपको इसमें सेलेक्ट होने के लिए। तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल कि हमारे जैसे इंटेलेक्ट वाले, हमारे जैसे बुद्धिमत्ता वाले अनेकों बच्चे हैं, ठीक है, हम और हमारे को उन्हीं में से compete करके इसको आगे निकलना है। तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो उस चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए तो मैंने प्लान ए और प्लान बी दोनों में बना के चला था। प्लान ए ऑब्वियसली यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, और मेरा टारगेट ये था कि मेरे को ये सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट देने हैं। मैं 2 अटैम्प्ट के अलावा मैं नहीं देने वाला। 2 अटैम्प्ट में मेरा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो आई विल नॉट स्पॉइल माई यंग एज। तो बिकॉज यूपीएससी आपके एकदम क्रीम ईयर्स में से अपने को अपीयर करना पड़ता है, तो मैं उसको स्पॉइल नहीं करूँगा, ये मेरा टारगेट था। एट द सेम टाइम आई वॉज प्रैक्टिकल कि अगर मेरा नहीं होता है तो मेरे पास एक रेप्यूटेड गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर की जॉब होनी चाहिए। तो उसको प्लान में रखते हुए मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करती है, उसको मैंने साथ साथ प्रिपेयर किया, IES। और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट था, बिकॉज IIT मेरी ग्रेजुएशन उसमें थे। आई वॉज स्ट्रॉन्ग इन दैट सब्जेक्ट, आई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पहले से स्ट्रॉन्ग था, एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि इस एग्जाम को मैं कभी भी निकाल लूँगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो मैं तैयारी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मैं कर रहा था, वो ऑप्शनल मेरा यूपीएससी में भी काम आ गया, सिविल सर्विसेज में। तो बेसिकली एक तीर से 2 निशाना टाइप है कि मैं उस सब्जेक्ट का यहाँ भी इस्तेमाल कर रहा था और वहाँ भी इस्तेमाल कर रहा था। तो उस प्लानिंग से लेते हुए 2013 में मैंने जब जॉब छोड़ी तो 2014 में
मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया और सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम दिया। ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया, पहले ही अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू सब कुछ क्लियर हो गया एंड देन मेरे को इंडियन रेलवे सर्विस मिल गई थी। एवरीबडी वॉज हैप्पी बिकॉज हमारे खानदान में कोई था ही नहीं और एक रेलवे का क्लास 1 अधिकारी होना पूरे समाज के लिए एक गर्व की बात थी। बट वहीं पैरेलली अगर हम सिविल सर्विसेज देखें तो प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो गया था बट मेंस नहीं हुआ। बट जैसा मैंने आपको बताया मेरा प्लान भी रेडी था, तो मेरे को कहीं भी डिप्रेशन नहीं आया कि हाय राम मेरा वहाँ नहीं हुआ है, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास इंजीनियरिंग सर्विसेज की ग्रुप ए की जॉब थी। तो मैं मेंटली कभी हैरेस नहीं हुआ, मेंटली आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। तो मेरी थॉट प्रोसेस किस चीज़ में होती थी कि यार मेरा नहीं हुआ है, लेट्स फाइंड आउट कि क्यों नहीं हुआ है, मतलब मेरे नंबर कहाँ कम रह गए, कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता था। तो मैं उस चीज़ का इंतज़ार करता था, ना कि ये कि हाय राम मेरा नहीं हुआ कि मेरे से होगा भी कि नहीं होगा। तो वो थॉट मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मेरे से नहीं होगा क्या। मेरे को ये था कि मेरे को करना ही है, जो मेरी गलतियां हैं उसको एनालाइज करना है और उसको सुधार के मेरे को फिर एग्जाम निकालना है। तो क्या सर एस्पिरेंट्स जितने भी आपको देख रहे हैं, क्या उन्हें प्लान भी साथ लेके चलना चाहिए? क्योंकि सडनली फेलियर के बाद एस्पिरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अब हमारे लाइफ में कुछ नहीं बचा। और काफी बच्चे, जैसे आजकल स्टूडेंट सुसाइड रेट भी काफी बढ़ गया है, फेलियर झेल नहीं पाते वो लोग, है ना, और वो गलत कदम उठाते हैं, गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? फेलियर के लिए मैं आप सभी को मेरे भाई का ही एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैं और मेरा भाई, मेरा सगा भाई, हम दोनों ही इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑब्वियसली एक परिवार में एक माँ बाप के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन होती है कि एक बेटे का सिलेक्शन हो गया, दूसरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरा भाई उस समय डिप्रेशन में गया था। ऑब्वियसली इट वॉज ए फेलियर, बट मेरे भाई ने साहस दिखाया, उसने उनको अपने आप को एकजुट किया, कॉन्फिडेंस लाया और उसने स्टार्ट किया 35,000 पर मंथ सैलरी से 2016 में मैं सेलेक्ट हूँ। 2016 में मेरे भाई ने 35,000 पर मंथ की जॉब से स्टार्ट किया। सॉफ्टवेयर जो कोडिंग होती है, कोडिंग सीखी उसने घर पे बैठ के, इंटरनेट से कोडिंग सीखी, उसने स्टार्ट किया एंड राइट नाउ आज 2024 में उसका 80 लाख CTC है। मेरे भाई का, वो इंसान जो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया, बट उस यूपीएससी से उसको ये समझ में आया कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे कैसे वो खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है और मेहनत करने के बाद वो कहाँ पहुँच सकता है। तो राइट नाउ वो 35,000 पर मंथ से 80 लाख रुपीज़ पर ईयर पे पहुँच चुका है मेरा भाई। तो मैं ये सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका नहीं होता है, डोंट बी डिसहार्टन्ड, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस लूज मत करो। देयर आर लैक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एवरीवेयर, इज जस्ट कि आप उसको ढूंढो और वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। कितनी अच्छी सर ने इस बात पे ये टिप दी। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि आप लोगों को गलत कदम नहीं उठाना है, गलत रास्ते की तरफ नहीं जाना है और फेलियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जैसे सर ने कहा कि सर का भी प्लान भी रेडी था, ताकि सर एक्चुअली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना वो मेंटली हैरास होने लग जाते हैं कि फेलियर हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इतने सारे बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब तो होगा ही नहीं यार, इन लाखों की भीड़ में से हम निकल ही नहीं सकते। तो कितनी अच्छी आप सबको टिप मिली। सो सर, जैसे कि आपका प्लान भी, आपने बोला आपका प्लान भी रेडी था, हर एक चीज, प्लान बी का आपने इंपॉर्टेंस बताई, राइट। तो एक एस्पिरेंट जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है या इस फील्ड में जो आना चाहते हैं, वो अपना माइंडसेट क्या रखें अपना, इसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए? कॉन्फिडेंस को लेकर, मोटिवेशन को लेकर एक माइंडसेट क्या होना चाहिए? कुछ कुछ बच्चे सर क्या करते हैं, यार दे के देख लेते हैं निकल जाएगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं सर। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, इस चीज़ के लिए मेरे को सभी एस्पायरेंट्स को ये कहना है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। ये भारत का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है, इनफैक्ट भारत क्या पूरे विश्व का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। आपको मेंटली इसमें काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इंटेलिजेंस से ज़्यादा ज़रूरत है आपके हार्डवर्क और पेशेंस की और मेंटल बैलेंस की। तो कोई इंसान इंटेलिजेंस हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, 96%, 97% उसके मार्क्स 10th में आए हैं, 12th में आए हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो यूपीएससी निकाल सकता है। यूपीएससी निकालने के लिए आपको परसिवरेंस चाहिए, आपको हार्डवर्क चाहिए और आपको फेलियर होने के बाद आपको रिकवर करने की स्ट्रेंथ चाहिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें तुक्का मार के देख लेते हैं तो हो जाएगा, बिकॉज ये एग्जाम वैसा है ही नहीं। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। एंड देन हमेशा मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलता हूँ कि मोटिवेशन किसी और को देख के मत लाइए, मोटिवेशन शुड बी फ्रॉम योरसेल्फ। अगर आप खुद से मोटिवेटेड हैं तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक आई वांट टू टेल यू कि मेरी लाइफ में मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करा करता था।
मैं उनको, जो भी लोग लो फील करते थे मैं उनको मोटिवेट करा। कभी ऐसी नौबत मैंने खुद को आने नहीं दी कि मैं किसी और इंसान के पास जाऊं कि भाई मैं लो फील कर रहा हूं, मेरे को मोटिवेट कर दो। तो यू शुड बी मोटिवेटेड फ्रॉम योर सेल्फ कि हमें एग्ज़ाम निकालना ही है, बट एट द सेम टाइम बी प्रैक्टिकल ऑल्सो कि अगर एग्ज़ाम 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट में नहीं निकला है तो आपका मेंटल कैलिबर, आपका मेंटल स्ट्रेंथ कहाँ तक है कि आप कितना खींच के जाना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ 2 अटेम्प्ट का प्लान किया था, तो पहले अटेम्प्ट का मैंने आपको बताया मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ, तो उसको मैंने स्टडी किया, मेरी जो पढ़ाई करने का तरीका था उसको बदला, नोट्स बनाने का तरीका था उसको बदला, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था। राइट। सो कितनी अच्छी आपको ये टिप मिली इससे। एंड सर जैसे कि आजकल काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, सोशल मीडिया हो गया और ये चीज़ें, और तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे, इन चीज़ों में कितना एंगेज रहा जाए और इन चीज़ों को कितना दूर करा जाए। और कई कई बच्चे ऐसा भी पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या एक कमरे में 4 दीवारी के अंदर अपने आप को बंद करके पढ़ना स्टार्ट कर दे 24-24 घंटा, क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बताना चाहता हूँ कि सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा IRS निकला था और थर्ड अटेम्प्ट मेरा IPS था। IPS के अटेम्प्ट का जो एस्से का पहला दिन होता है हमारा, जिसमें फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा एस्से का होता है, मैं फ्रेंकली एडमिट करता हूँ उस एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ डियर जिंदगी मूवी देखने गया था। तो जस्ट इमेजिन कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं हॉल में मूवी देखने जा रहा हूँ। मूवी देखने का मेरा पर्पस क्या था मैं आपको बताता हूँ। मेरा पर्पस था कि आपका जो माइंड है उसको रिलैक्स करना है, और जितनी पढ़ाई करनी थी वो मैंने पढ़ ली है। अब जस्ट उस 3 घंटे में ऐसा तो कुछ हो नहीं जाएगा कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर लूँगा। जो मेहनत थी मेरी 2-3 साल की वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो लेट्स फ्री माई ब्रेन, उस दिमाग को मैं थोड़ा सा फ्री करूँ ताकि आई कैन राइट माई एग्जामिनेशन पीसफुली ईजिली। तो इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें स्ट्रेस लेने का इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, और आप जितना अंदर कमरे में बंद रह के पढ़ाई करेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान हैं। इंसान की लाइफ में बेसिक नेसेसिटी रहती हैं। आपको बाहर जाने का मन करता है, आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है, आपको मूवीज़ देखने का मन करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये सारी चीज़ आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं पढ़ाई में, बट आपको पता है कि दोस्तों से अगर मैं मिलूंगा, थोड़ा 1-2 घंटे मैंने टाइम स्पेंड किया तो आई विल फील लाइट, तो आप जाइए, डेफिनेटली जाइए। एक वीक आपने पढ़ लिया है, सैटरडे संडे आपको लगता है कि एक मूवी देख के अगर आ गए तो आप यू विल फील लाइट, तो डेफिनेटली आप जाइए। जो भी आप कर रहे हैं इट शुड बी फॉर योर ओन इंटरेस्ट, कि आप और लाइट फील करें, आप और एनर्जेटिक फील करें, और आप इस एग्जामिनेशन के लिए और अच्छे से पढ़ाई करें। तो मैं मेरी पूरी एग्जामिनेशन के टाइम पे मैं वर्कआउट भी करा करता था, वीकेंड्स पे दोस्तों के साथ कभी कभी एन्जॉय भी करा करता था, बट एवरीथिंग डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा दिमाग का फटीग कितना है, हाउ मच फटीग्ड आई एम। अगर मैं फ्रेश हूँ, मेरे को कुछ इशू नहीं है, तो देन मैं पढ़ा 1 महीने तक लगातार पढ़ता रहता था। बट कभी लगता था कि नहीं यार थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो देन मैं अपना ब्रेक लेता था। राइट। एंड सर जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ में ये न्यूज़पेपर मैगजीन्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे, कितनी पढ़नी चाहिए, कौन से पढ़ने चाहिए, क्या आप सजेशन दें? न्यूज़पेपर मैगजीन्स का हाँ, जैसे आपने पहले वो बोला था सोशल मीडिया वाला, वो वाला पॉइंट टच रह गया था। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया, मैं सभी को एडवाइस करता हूँ। अभी जो ज़माना है ये सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 2016 के एग्ज़ाम जो कि आज से अब 8 साल पहले की बात है, उस समय तक मैंने मेरे सारे नोट्स ऑनलाइन रखे थे। मैंने कभी भी मेरे नोट्स कॉपी पेन कागज़ में नहीं रखे हैं। मेरा जो पहला अटैम्प्ट था उसमें मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया, एंड देन आई फाउंड कि मेरा बहुत सारा टाइम सिर्फ नोट्स बनाने में वेस्ट हो रहा है। तो सेकेंड अटैम्प्ट पे मैंने वो सारा कट शॉर्ट करके मेरा सारा नोट्स माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का मैं इस्तेमाल करता था, और मेरे सारे नोट्स मैं डिजिटल फॉर्म में कलेक्ट करता था। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ के मैं चीज़ें अंडरलाइन की, रादर देन राइटिंग कि वही चीज़ें मैं फिर कॉपी में राइट कर रहा हूँ, दैट विल वेस्ट माई टाइम। उसी न्यूज़पेपर आर्टिकल को मैं ऑनलाइन सर्च करके उतना कॉपी पेस्ट करके मैं नोट्स में डाल देता था। तो उस चीज़ से मेरा टाइम बचता था, सर्च करने में आसानी होती थी, हाईलाइट अलग अलग रंगों से मैं कर सकता था, चेन ऑफ इवेंट्स में बना सकता था, जो कि आप जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है कॉपी कागज़ का, उसमें आप नहीं कर सकते थे। तो उसका मेरे को बहुत फ़ायदा मिला, एंड आई कैन से कि स्टिल 2016 के नोट्स मेरे इस फ़ोन में अभी भी हैं। हाँ, एंड देन दिल्ली में रहते हुए कभी मेट्रो में जा रहे हैं, कभी घर पे जा रहे हैं, तो मैं मेरा सारा रिवीजन मेरे फ़ोन में बैठा बैठा वहीं कर लेता हूँ। मींस इसका जो सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का है, इसका राइट यूज़ अगर हम करें तो बहुत बेनिफिट देगा। एग्जैक्टली, मैंने यूट्यूब का इस्तेमाल किया है, मैंने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया है, हर चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया, बट
मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल मैं किस लिए करता था? नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इंस्टाग्राम में किस लिए इस्तेमाल करता था? कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज निकल रही है उसको देखने के लिए। यूट्यूब का इस्तेमाल किस लिए करता था? फ्रेंच रिवोल्यूशन को समझने के लिए, रशियन रिवोल्यूशन को समझने के लिए। बाकी कोई भी फालतू चीज़ जो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी मेरी पढ़ाई के लिए, उसको मैंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ये एक पावर भी है, दूसरी से या एक आपके लिए वो भी है, घाटेमंद भी है। तो हमारे को किस हद तक उसे यूज़ करना है वो आपको आना चाहिए। सो ये चीज़ें देखो, आपको कितनी अच्छी सारी चीज़ें मिल गई। एंड सर, जो एक एस्पिरेंट के लिए बहुत मोटिवेशनल वाली चीज़ें भी होती हैं, एक ऑफिसर के वर्ड ऑफ माउथ है कि ये सुनना कि उनका फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग एंड फर्स्ट डे ऑफ सर्विस, ये सबको याद होता है। तो सर प्लीज डिस्क्राइब करिए एक शॉर्ट में कि फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग क्या फीलिंग थी आपकी सिलेक्शन के बाद, और फर्स्ट डे इन सर्विस क्या फीलिंग थी? मेरा लाइफ में एक्चुअली आयरनी है, बिकॉज मेरी फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग रेलवे से स्टार्ट हो गई थी। बिकॉज इंडियन रेलवे सर्विस मैंने ज्वाइन किया था, तो उसका फर्स्ट डे भी मेरे को याद है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस मैंने ज्वाइन किया था, तो उसका फर्स्ट डे भी याद है। बताइए रेलवे वाला। यस, ओके वो क्या फीलिंग थी? यस, फीलिंग एकदम ही डिफरेंट होती है। जैसे हम गेट से एंटर करते हैं एंड देन वहाँ पे गार्ड आपको पूछता है कि आप क्या हैं, तो हम उनको बताते हैं हमारा जो कॉल लेटर आया होता है उसको हम बताते हैं कि हम नए प्रोबेशनर यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। एंड देन ही सल्यूट्स यू। आप अंदर जाते हो, मतलब आपको एक रिस्पेक्ट, उस गेट से अंदर घुसते ही आपको रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है। आपके लिए रुकने के लिए अच्छी खासी फैसिलिटी होती है, जहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, रहने की फैसिलिटी है। आपके जो एकेडमिक रूम्स होते हैं, एकेडमिक बिल्डिंग्स होती हैं, वो बहुत ही सुंदर आलीशान बिल्डिंग्स होती हैं। आपको सिखाने के लिए, ट्रेन करने के लिए दुनिया भर के बेस्ट ऑफिसर्स आपको ट्रेनिंग में वहाँ पर आते हैं। बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री के साथ आपको सीखने का मौका मिलता है। तो जो पहला दिन होता है, तो हम इसी चकाचौंध में रहते हैं कि यार हम ही हैं कि कौन है, कि हम कहाँ, विश्वास नहीं होता है कि हम किस जगह पे थे, और अचानक से एक एग्जाम क्लियर करने के बाद हम किस जगह पे आ गए। ड्रीम तो नहीं है। हाँ, कि ड्रीम तो नहीं है। एंड देन आप इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हो अभी देश के लिए कि आपको देश, आपको गवर्नमेंट इतना आपका ध्यान रख रही है। तो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट होता है। सो सर, फर्स्ट डे इन सर्विस वो काफी हेजिटेशन वाला दिन रहता है कि कैसे वर्किंग्स होंगी, क्या चीजें हैं, तो वो एक्सप्लेन करिए प्लीज। फर्स्ट डे इन सर्विस डेफिनेटली पुलिस की जब तक हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है तो सारी चीज़ें थियोरेटिकल होती है। आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, एंड देन क्राइम सीन्स वगैरह होते हैं, सब बनाए हुए होते हैं, एक डेमो के लिए होते हैं, थ्योरी। जब फील्ड में आ जाते हैं तो फिर हमारे को अब प्रैक्टिकल साइड ऑफ पुलिसिंग में आना होता है। तो मेरा जो बैकग्राउंड है कि कोई भी इंसान पुलिस था नहीं, कोई भी इंसान ऑफिसर था नहीं, तो मेरे लिए वो सोचना ही कि यार कल को क्राइम होगा, कल मर्डर होगा, कुछ रेप होता है, कुछ आपका फॉर्जरी होता है, कुछ चीटिंग होता है, तो उसको कैसे हैंडल करूँगा। एकेडमी में पढ़ाया गया है वो अलग बात है, बट फील्ड पे मैं कैसे हैंडल करूँगा। हाउ वुड बी माई सबॉर्डिनेट्स विल लुक अप टू मी। वो देखेंगे कि ये तो डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर है, इसको आता है कि नहीं आता है, दे विल जज मी। तो बहुत सारी हेजिटेशंस होती हैं। तो फर्स्ट डे जैसे ही हम जाते हैं तो हम दिखाना चाहते हैं खुद को कि यार कि हमें आता है सब कुछ, बट अंदर ही अंदर से हमारे को ये पता रहता है कि प्रैक्टिकलिटी अभी आपको नहीं आती है, आपको थियोरेटिकली आता है। एंड देन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों मिला के पुलिसिंग होती है। तो वी हैव टू नो द बोथ फेसेट्स ऑफ लाइफ। तो पहला दिन इसी एंशियसनेस में हमारा चला जाता है कि आपको लोग मिलने आते हैं, आपको हमारे इंस्पेक्टर्स मिलने आते हैं, आपको सोसाइटी के लोग मिलने आते हैं, और आपको साथ के साथ क्राइम भी आपको रोज़ देखने को मिल रहा है। अभी तक आप क्राइम का सिर्फ सुना करते थे, अभी आपको मॉनिटर करना है, देखने को मिल रहा है, मॉनिटर करना पड़ रहा है आपको। तो इट्स डेफिनेटली मतलब बहुत ही मेमोरेबल फीलिंग है। मेरे टाइम पे मेरी पहली पोस्टिंग का डे था एसडीपीओ लोनावला करके, और मैं एसडीपीओ लोनावला के लिए मैंने मुंबई से लेके लोनावला तक के लिए बाई रोड में आया था। एंड देन उस समय इट वाज मानसून, तो आप जो कहते हैं ना कि याद रहता है, आई स्टिल रिमेंबर कि वो मानसून था। एंड देन लोनावला वाज वेरी प्रिटी, बहुत सारे झरने, पूरा हर एक एरिया से उस पूरे दौर से मैं पहुंच के, बट वो झरने वगैरह मेरे को नहीं दिखाई दे रहे थे, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही थी कि अभी जाते ही मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें पहली पोस्टिंग में होता है। सो आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग चीज़ें सर की जर्नी से हम लोगों को आज जानने को मिली। सर एट लास्ट जो भी यंग यूथ एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं, कोई सजेशन अपनी तरफ से आप उनको देना चाहिए, कोई भी टिप या कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप कुछ बताना चाहिए? या सभी एस्पायरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपकी इस प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप कोई सा भी फील्ड चूज़ करें, आपके इस प्रिपरेशन के लिए आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। हैप्पीजार्ड प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। मेरी लाइफ में मेरा हर एक वीक का मेरे पास शेड्यूल हुआ करता था, हर एक मंथ का शेड्यूल हुआ करता था, रिवीजन कब करना है उसका भी शेड्यूल होता था,
मॉक टेस्ट पेपर कब देने हैं उसका भी शेड्यूल हुआ करता, तो एवरीथिंग वाज प्लान्ड। टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था। तो आपका अगर प्लानिंग आपने अच्छे से की है, प्लानिंग आपने आपकी दीवार पे चिपका रखी है, आजकल स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में कर रखा है, रिमाइंडर्स डाल रखे हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। फॉर यूपीएससी एस्पायरेंट्स आप अपने नोट्स बनाते रहिए, बट उस नोट्स बनाने के साथ साथ उसको छोटा भी करते रहिए। फॉर एग्जांपल किसी एक सब्जेक्ट का नोट्स आपका 100 पेपर्स का है, तो नेक्स्ट रिवीजन पे वही नोट्स आपका 40 पेपर्स का हो जाना चाहिए। जब आप एग्जाम के लिए फाइनली अपीयर कर रहे हैं, तो जो मैंने किया था, मेरा सभी पेपर 1, 2, 3, 4 के नोट्स, आई वुड से पेपर 1 के नोट्स मेरे मात्र 6-7 पन्ने में मैंने कंपाइल कर लिए थे। इन 6-7 पन्ने में जाहिर सी बात है सब कुछ तो नहीं आ सकता था, मैं सिर्फ वो चीज़ें लिखता था जिसको रिमेंबर करने में मेरे को दिक्कत होती थी, ताकि एग्ज़ाम से पहले जो भी मेरे को टाइम मिले, 2 घंटे का टाइम मिले, 15 मिनट का टाइम मिले, मैं एक नज़र डालूं और मेरे को पूरा याद आ जाए। तो आपको आपके नोट्स शॉर्ट करते जाने हैं, आपको आपका प्लानिंग अच्छे से रखनी है, ग्रुप अच्छा बनाना है। मेरी तैयारी के टाइम पे हम 4 दोस्त हुआ करते थे और हम सारा सिलेबस 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया करते थे। चारों लोग अपना अपना पोर्शंस पढ़ते थे, फिर लोग बाग एक दूसरे को पढ़ा देते थे। तो मेरा टाइम इस तरीके से 1/4 टाइम में मैं पूरा सिलेबस कर पाता था। तो ग्रुप अच्छा बनाइए, प्लानिंग अच्छे से कीजिए, मोटिवेटेड रहिए और खुद को रिज्यूविनेट करने का टाइम देते रहिए। राइट, सो कितनी अच्छी टिप आप लोगों को मिल गई है। एंड एट लास्ट सर, आप हमारे चैनल के लिए, हमारे काम के लिए अगर 2 शब्द कुछ बोलना चाहें। नहीं, डेफिनेटली प्रथम का जो चैनल है बहुत ही काबिल तारीफ चैनल है कि आप डायरेक्टली ऑफिसर्स जो फील्ड में हैं उनकी लाइफ आप दिखाते हैं। मैं खुद जब एक एस्पायरेंट था तो आई यूज़ टू एस्पायर कि यार कहीं मेरे को दिख जाए कि एक आईएएस ऑफिसर क्या काम करता है, एक आईपीएस ऑफिसर क्या काम करता है, एक आईआरएस ऑफिसर क्या काम करता है। बट उस ज़माने में हमारे पास ये सब फैसिलिटी नहीं थी। तो आप डायरेक्टली हमारी लाइफ दिखाते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख के अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल भी मोटिवेट होते हैं तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज दे आर मोटिवेटेड फ्रॉम सीइंग आवर लाइफ एंड दे आर मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन, और वो देश के लिए आके डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे आप ब्यूरोक्रेटिक लाइफ लोगों को दिखा रहे हैं और वो लोग लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड देन दे कैन हैव ए फर्म डिसीजन कि उनको इस साइड में आना है कि नहीं आना, एंड एक राइट गाइडेंस मिल जाता। सो सर, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा वैल्यूएबल टाइम आपने एक्सपीरियंस के लिए, आज के यंग यूथ के लिए निकाला। अपने इस हेक्टिक शेड्यूल में से सर ने इतना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मोस्ट।